यस फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट MTP1 जनवरी 26 का डिटेल डिस्कशन इनकम टैक्स लॉ। अपने लास्ट वीडियो में जीएसटी का डिटेल एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन एमसीक्यूज का भी डिस्कस कर दिए थे। नाउ इनकम टैक्स का बेटा ये पहला क्वेश्चन है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे एमसीक्यूज दिए गए हैं कुछ। तो इसका स्ट्रैटेजी मैंने सिखाया था, कभी भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मिलेगा तो एक नॉर्मल रीडिंग कर लीजिएगा, जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे क्वेश्चन 1 2 3, फिर स्पेसिफिक उस टॉपिक में जाके डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले से एनालिसिस करना मत शुरू कीजिएगा, हमें क्या पता पेपर सेटर ने क्या पूछा है। जस्ट एक नॉर्मल रीडिंग ध्यान रखेंगे आप हमेशा। मिस्टर सुमित, age 54, assistant manager बीटा, furnishes following information for 31st March 25 24-25 का बेसिक सैलरी 31st जनवरी 25 तक 50,000 पर मंथ। फिर सैलरी 1st Feb से 55,000। तो पहले 50 था, 55 हो गया, सैलरी इंक्रीज हो गया फेब से। डीएनएस अलाउंस 12% ऑफ बेसिक सैलरी, 50% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। वो बहुत सारे सैलरी के कैलकुलेशंस पे रिटायरमेंट बेनिफिट आता है। बोनस इक्वल टू 1 मंथ, दैट इज दिसंबर मंथ सैलरी। तो दिसंबर में आपका 50,000 होगा, तो बोनस भी आपको 50,000 मिलने का है। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू आरपीएफ 16% ऑफ बेसिक सैलरी। आपके एम्प्लॉयर ने स्वीट 16% ऑफ बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूट किया है। और इनकम टैक्स वाले प्यार देते हैं 12% ऑफ सैलरी का। मेडिकल बिल रियम्बर्समेंट ऑफ फॉर हिज मदर, सो रियम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल फुल्ली टैक्सेबल है। लैपटॉप ट्रांसफर्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर 25,000 ऑन 3rd December 24। लैपटॉप वॉज एक्वायर्ड बाय कंपनी 1st October 23 को 90,000 पे। कंपनी वॉज चार्जिंग डेप्रिसिएशन दिस लाइक दिस। सो ये तो लग रहा है ना वो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट से नॉमिनल वैल्यू, तो कंपनी का डेप्रिसिएशन पॉलिसी में ग्रांट लगा दो, कोई मतलब ही नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय हिम, मिस्टर सुमित ने खुद प्रोफेशनल टैक्स पे किया है। एंड प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ने भी पे किया है। ही टू पोजीशन ऑफ न्यू हाउस इन दिल्ली 25 मार्च 24 को, सेल्फ ऑक्युपाइड सैलरी से एचपी में आ गए। म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट, बेटा जब सेल्फ ऑक्युपाइड रहता है तो म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट वगैरह का टैक्स वैक्स का कोई मतलब ही नहीं। ही पेड 22,000 टैक्स। ही हैड टेकन होम लोन 16 लाख 10% इंटरेस्ट on April 1 for construction of house completed on 20 March 24। He sold property of Mumbai, इन्होंने एक दिल्ली में खरीदा, मुंबई का मार्च 24 में बेच दिया। ओके, पिछले प्रीवियस ईयर में बेच दिया। एंड एरियर रेंट रिसीव 4th Feb, वाह, वैलेंटाइंस डे मनाने के पहले 4th Feb को एरियर रेंट नॉट टैक्स। मिस्टर सुमित ऑप्ट्स आउट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ये इंपॉर्टेंट है, आपको नॉर्मल टैक्स रिजीम पे जाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब क्वेश्चन देखेंगे एंड फिर से अच्छी तरह से अपने उस रेलेवेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। व्हाट विद द टैक्सेबल परक्विजिट ऑफ सुमित, सुमित के लिए टैक्सेबल परक्विजिट्स क्या होगा। सो ऊपर देखते हैं सैलरी पे। बेटा ये वाला पार्ट तो आपको एकदम देखना ही नहीं है, ये वाला पार्ट तो एचपी का है, और जो भी सैलरी का पार्ट है यहीं पे है। सो सिनेरियो बेस से डरना नहीं है बेटा, सिनेरियो बेस को आप स्ट्रेंथ बनाना, जैसे जैसे मैं डील करता हूँ वैसे ही करना, एग्जाम में कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पे रहेगा। सो परक्विजिट्स में सैलरी है, ये परक्विजिट नहीं, डीए भी परक्विजिट नहीं, बोनस भी नहीं, कंट्रीब्यूशन भी नहीं। तो बेटा ये 3 परक्विजिट्स हो गए। एक मेडिकल बिल मालिक ने दिया 15,000, ये परक्विजिट्स में आएंगे। एक प्रोफेशनल टैक्स मालिक ने पे कर दिया 1400, ये भी आएंगे। और मालिक ने एक लैपटॉप ट्रांसफर किया है, ये भी आपके परक्विजिट्स में आएंगे। सो 3 ही पॉइंट्स है परक्विजिट्स में, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया है। मेडिकल रिम्बर्समेंट ऑफ मदर फुल्ली टैक्सेबल 15,000, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 1400, और जो मालिक ने आपको लैपटॉप बेचा है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। मालिक ने लैपटॉप खरीदा था 3rd December 24 को, और 3rd December 24 को बेचा है। खरीदा था 1st October 23 को। सो 1st October 23 को मालिक ने खरीदा और 3rd December 24 को बेच दिया।
तो यहाँ पे था ना लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह 50% WDV फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। सो 1 अक्टूबर 23 से 24 तक तो वन ईयर ही कंप्लीट हुआ। सो 50% डेप्रिसिएशन माइनस करके काम करेंगे। 90,000 का लैपटॉप था, उसका 50% माइनस करके 45 वैल्यू बचेगा और मालिक ने आपको 25 में दे दिया। सो आपके लिए 20,000 पर विजिट। सो 90,000 का 50% 45,000 हो गया और मालिक ने 25 चार्ज किया। सो 20,000। सो बेटा बना 15 + 20 + 14, सो 36,400। ये आपका सही जवाब है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। तो सैलरी में क्या क्या, सैलरी का टोटल इनकम पूछा इन्होंने। तो चलिए देखते हैं सैलरी। सबसे पहले बेसिक सैलरी 31 जनवरी तक 50,000 इंटू 10 और फेब्रुवरी मार्च पे 55,000 इंटू 2। दिस इज योर बेसिक सैलरी। 50,000 इंटू 10 5 लाख, 55 इंटू 2 1,10,000। तो बेटा इसका कैलकुलेशन 6,10,000। उसके बाद डियरनेस अलावेंस 12% ऑफ सैलरी। सो बेटा जैसे कि आपको 6,10,000 तो पता ही है, तो 6,10,000 का 12%, ये लो DA भी आपका आ गया। नाउ बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी 50,000, ये आपके बोनस भी 50,000 आ गए। बस एक ही पॉइंट है, अब बाकी का पर पीरियड्स तो अपने निकाल के रखे ही है और खत्म हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 16% ऑफ बेसिक सैलरी। आपके एम्प्लॉयर ने 16% ऑफ बेसिक सैलरी, दैट इज 6,10,000 का 16%, 97,600 एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है। बट इनकम टैक्स अंकल प्यार देते 12% ऑफ सैलरी का। सो एग्जेम्प्ट होता है 12% ऑफ सैलरी। इस सैलरी में आता है बेसिक सैलरी, दैट इज 6,10,000 एंड DA फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। सो बेटा DA आपका 73,200 है, बट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए ओनली 50% है। सो 73,200 का 50%, 73,200 का 50%, 36,600 प्लस 6,10,000, इस पे 12% छोड़ देंगे अंकल, 77,592। सो ये RPF का कंट्रीब्यूशन 77,592। सो 20,008 माइनस 97,600, सो 20,008 PF का आ गया। नाउ पर क्रेडिट्स आएंगे, तो पर क्रेडिट्स तो अपने यहीं पे 2 नंबर लेके आए थे 36,400, एंड ये आ गया बेटा आपका ग्रॉस सैलरी। और फिर सिंस नॉर्मल स्कीम पे स्वीट 16 1A पे 50,000 एंड प्रोफेशनल टैक्स। सो ये आपका आ गया 737208, ये आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम HP फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। चलिए दोस्तों HP में चलते, एक छोटा सा पैराग्राफ है HP का, इसीलिए कहते बड़ा से बड़ा सम दे डरना नहीं। एक बार नॉर्मल रीड करना, जो आपको अच्छा लगे अंडरलाइन, फिर जब क्वेश्चन वाइज होगा पढ़ लेना। ये आपका स्ट्रेंथ है ऑल पेपर्स, कॉस्टिंग, अकाउंट्स, टैक्स, FM, GST सब में। तो जितना भी मेरा RTP MTP का डिस्कशन होगा सब पे इसी स्ट्रैटेजी से मैं काम करूंगा और आपको भी घर में ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। आइए, ही टुक पोजीशन ऑफ हाउस इन दिल्ली 25 मार्च 24 को। तो ये 23-24 का है, इससे मतलब नहीं। फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन तो हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा। एनुअल वैल्यू 0, म्युनिसिपल वैल्यू से मतलब नहीं, फेयर रेंट से मतलब नहीं, टैक्स से मतलब नहीं। यस, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, नॉर्मल स्कीम में इंटरेस्ट माइनस होगा, मैक्सिमम 2 लाख कंस्ट्रक्शन का।
16 लाख रुपीस लोन लिया 10% 1 अप्रैल 20 को और कंप्लीट किया 20 मार्च 24 को। तो यानी बेटा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड भी होएगा। ही सोल्ड प्रॉपर्टी इन मुंबई 28 मार्च को प्रॉपर्टी बेच दिया। रिसीव एरियर रेंट 4 फेब 25 को। पहले एरियर रेंट देख लीजिए। एरियर रेंट जब भी आपको मिला उस साल 30% डिडक्शंस के साथ टैक्सेबल है। ये मैटर नहीं करता कि जिस साल आपको एरियर रेंट मिला उस साल आप घर के ऑनर है कि नहीं। पिछले साल का एरियर रेंट है, उस साल आप ऑनर थे, प्रॉपर्टी बेच दिए, पैसा आज मिला, आज एचपी में आएगा 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 30% डिडक्शंस के साथ। तो 3 लाख का 70% 2,10,000 और एक सेल्फ ऑक्युपाइड का है। तो अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन देखिएगा। फर्स्ट एरियर रेंट 3 lakhs का 70% 2,10,000। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो एनुअल वैल्यू तो जीरो ही लेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। इसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी आएगा और करेंट ईयर का भी आएगा, बट मैक्सिमम 2 lakhs। सो चलिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पे डिस्कशन करते। आपने लोन 1 अप्रैल 20 को लिया था और कंप्लीट किया था 20 मार्च 24 को। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जब भी कंप्लीट हुआ उसके पीछे मुड़ मुड़ के तो देख 31 मार्च, जो भी लास्ट 31 मार्च है वहीं तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। सो 20 मार्च 2024 के पहले लास्ट मार्च 23 में था। सो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 23 इस 16, ये 3 इयर्स हो गया। 16 लाख पे 10% 3 इयर्स 4,80,000, 5 इंस्टॉलमेंट 96,000, PCPI माइनस होगा 96 और लोन वापस नहीं करेंगे तो करेंट ईयर का इंटरेस्ट 1,60,000 का 10%, 1,60,000 16 लाख का 10% 1,60,000, दोनों जोड़ के 2,56,000, मैक्सिमम 2 लाख। तो ये लॉस हो गया, लॉस फ्रॉम HP माइनस 2 लाख। तो एरियर रेंट 210, लॉस फ्रॉम HP 2 लाख, 10,000 प्रॉफिट हो गया, इनकम फ्रॉम HP। सो आपको 10,000 दिखाना है। ये भी बहुत आसान था। सो 5 हेड होते, 2 हेड तो यहीं पे इन्होंने लपेट लिया। चलिए आगे देखते हैं। पी MCQs का क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर गुप्ता रेसिडेंट 65 ईयर्स। थोड़ा सा बेटा एज को रेस्पेक्ट देना, बुजुर्ग लोगों को कुछ अलग बेनिफिट रहता है। मेरे को पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेंगे बट अंडरलाइन कर देंगे। अर्न पेंशन कंप्यूटेड, बेटा कभी भी कहीं कंप्यूटेड वर्ड डाल देगा ना तो वो इनकम है, दैट इज सैलरी। कंप्यूटेड है तो आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ओनली सैलरी रिसीट बोल देता तो आपको 50,000 या 75 माइनस करना है। इस तरह से रेंट रिसीट भी लिख दिया रहेगा ना तो 30% माइनस कर दीजिएगा। और रेंटल इनकम या रेंट कंप्यूटेड वर्ड डाल दिया तो वो फाइनल फिगर है, ध्यान रखेंगे। इंसिडेंस पे ज्यादा फंसाते पेपर सेटर। 7,50,000 है ड्यूरिंग 24-25 पेंशन। ही गिफ्टेड 350 टू माइनर डॉटर अनु in May 24. Anu invested in fixed deposit, earned 18,000. Mr. Gupta earned 45 interest on fixed deposit in his name. Mrs. Gupta online coaching, wow ma'am, competition, and her income from coaching 11 lakh। ये हमें दे दीजिए गुप्ता मैम। 24-25 Mr. Gupta remitted 11 lakh under LRS of RBI through authorized dealer for 3 different purposes: overseas medical treatment of close relatives, overseas tour program and education। तो यहाँ पे TCS का भी क्वेश्चन डाल दिया और क्लबिंग का भी डाल दिया। पूछो बेटा आपको क्या पूछना है। हमें पता चल गया 2 चैप्टर यहाँ पे है, हमें ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों। नाउ फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन चूज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, हाउ विल द इंटरेस्ट इनकम अर्न बाय छोटी बेटी अनु एज पर इनकम टैक्स एक्ट। सो बेटा अनु माइनर डॉटर है तो माइनर डॉटर के लिए आपको बार बार सिखाया गया
माइनर डॉटर का जो भी इनकम होता है, मॉम पॉप जिसका इनकम हायर है उसमें प्लस कर देंगे, और नॉर्मल स्कीम में छोटा बच्चा समझ के 1500 छोड़ देंगे रे। ट्रिंग टिंग टिंग। सो माइनर डॉटर का इनकम, मम्मी पापा जिसका इनकम हायर है उसमें क्लब होता है। ये नहीं देखा जाता है कि मम्मी ने दिया ना पापा ने दिया ना दादाजी ने दिया। माइनर चिल्ड्रेन अगर खुद के टैलेंट से कमाते, सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी वगैरह है, तब क्लबिंग पे नहीं आता है। यहाँ तो फिक्स डिपॉजिट पापा ने दिया, तो आपके मन में आएगा पापा ने दिया तो पापा के एंड्स में बेटा टैक्स हमारे आपके घर से नहीं आता है, संसद से बन कर आया है। संसद से ये बना है कि मॉम पॉप जिसका इनकम हायर है, तो गुप्ता जी का इनकम 7,50,000 और 45, और मैम साहब का इनकम बुम बुम 11 लाख। So interest income 18,000 will be clubbed in the hands of Mrs. Gupta. नॉर्मल स्कीम में रहेगा तो 1500 समझ, छोटा बच्चा समझ के छोड़ देंगे, और डिफॉल्ट पे तो है ही नहीं। सो ये देखिए ऑप्शन डी सही लग रहा है, इंटरेस्ट विल बी इंक्लूडेड इन मिसेस गुप्ता। क्यों? माइनर का इंटरेस्ट इनकम क्लब इन द हैंड्स ऑफ इनकम ऑफ डेट पेरेंट हुज इनकम इज हायर। मैम साहब का 11 लाख एंड साहब का 750, सो इंटरेस्ट विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ मैम साहब। ओके मैम, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ गुप्ता जी। गुप्ता जी इफ ही ऑप्ट्स आउट डिफॉल्ट स्कीम, तो गुप्ता जी का इनकम यहाँ पे गुप्ता जी 65 ईयर्स है, 7,50,000 सैलरी है, कंप्यूटेड है, ये फाइनल है। और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, तो बुजुर्ग लोगों के लिए 80 टी टी बी, बी फॉर बुजुर्ग लोगों के लिए, बुढ़े लोगों के लिए, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन का 50,000 तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन। तो 750 प्लस 45 फिर माइनस 45, तो 750 होगा, बट मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ रखा है। पेंशन कंप्यूटेड है इसलिए 750। अगर ओनली पेंशन बोलता तो फिर 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन देते, फिक्स डिपॉजिट का 45, ये आ गया 7,95,000, 80 टीटीबी का डिडक्शन 7,50,000, तो ये आंसर हो जाएगा डी 7,50,000। एंड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टीसीएस फ्रॉम गुप्ता ऑन फॉरेन रेमिटेंस। टीसीएस के बारे में बताया जा रहा है बेटा, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट स्टडी के लिए रहता है तब तो एक लिमिट है बेटा, उस लिमिट 7 लाख तक टैक्स फ्री है, 7 लाख के ऊपर आपको टीसीएस लगेगा। और ओवरसीज रेमिटेंस पे तो भैया मौज मस्ती के लिए जा रहे हो, पूरा पे टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले ओवरसीज टूर प्रोग्राम 3.5 लाख आपने पे किया, तो ओवरसीज टूर प्रोग्राम पे डायरेक्ट ये सिस्टम है अप टू 7 लाख 5%, 7 लाख के ऊपर 20%। इस एमटीपी आरटीपी के जो रिवीजन होता है ना, इसमें मैक्सिमम डिटेल ही रखा हो। मैंने कोशिश किया कि एक बार वो जिस टॉपिक पे इंस्टीट्यूट फिदा है उसका ओवरव्यू अच्छा से आ जाए, क्या पता वैसा क्वेश्चन इधर उधर आया तो भी मैनेज कर पाए। तो ओवरसीज टूर प्रोग्राम पे अप टू 7 लाख 5%, 7 लाख के ऊपर 20%। तो बेटा आपको यहाँ पे 7 लाख के अंदर ही है, तो 5% 17,500। और मेडिकल ट्रीटमेंट एजुकेशन के लिए जाता है तो एग्जेम्पशन लिमिट 7 लैक्स है। तो देखिए यहाँ पे 2 लैक्स या 550, 750 जा रहा है, तो 7 लाख रुपया दोनों मिला के छोड़ दीजिए, 50,000 पे लगेगा 5%। और ये वो अगर बाई लोन लेकर एजुकेशन वगैरह तो 0.5% भी था, आपको याद होगा। तो 50,000 पे 5%, 2500 इधर, 17,500 इधर, और बुम बुम 20,000 इधर। सो ये आंसर 20,000। अच्छा क्वेश्चन था। और आप लोग जरूर से एक बात सुनेंगे, हमारे जीएसटी का रैपिड रिवीजन, जीएसटी का रैपिड रिवीजन बुक भी आ गया है, और यूट्यूब पे लेक्चर भी अपलोडेड है। बुक हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, CA प्रेरणा ट्यूटोरियल्स, वहाँ से देख लीजिएगा। इनकम टैक्स का भी रैपिड रिवीजन लेस देन 100 पेजेस पे
एकदम रेलेवेंट पोर्शंस बना के टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया गया है। जरूर से जनवरी में एग्जाम देने वाले बच्चे इसका फायदा उठाइएगा। इट्स गोइंग टू सेव योर टाइम विथ न्यूमेरिक्स एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स मार्क कर दिए गए, छोटे छोटे टर्म्स को में बड़े बड़े पॉइंट्स को एक्सप्रेस किया गया, इजी टू रिकॉल। जैसे आपको पता होगा ना, एटीसी में ऑलमोस्ट 22 आइटम्स है, तो हमने उसको लिपस्टिक बना के रख दिया गया और इस लिपस्टिक में ही पूरा के पूरे आइटम्स कवर्ड हो गए। अब ये लिपस्टिक का मीनिंग क्या है, कैसे है, वो हमारे रैपिड रिवीजन जो बुक है वहाँ पे लिखा है। ऐसे बहुत सारे कल हम लोग जीएसटी का भी डिस्कशन कर रहे थे। चैरिटेबल एक्टिविटीज़ था, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ का मीनिंग पढ़ना है आपको, उसके लिए हीरो कैप बोल दिए थे। हीरो कैप के अंदर वो चैरिटेबल एक्टिविटीज सारा ही कवर्ड है। सो लाइक दिस बहुत सारे न्यूमेरिक्स वगैरह आपको मिलेगा जो हमारे रैपिड रिवीजन बुक पे, जरूर से उसका फायदा उठाइएगा दोस्तों। एंड नेक्स्ट, which of the following statement is correct regarding taxation of income from agricultural operation on land situated outside India exempt? नहीं, ये गलत है। करेक्ट कुछ है अंडर डिफॉल्ट ऑल डिडक्शन चैप्टर 6 से। नो बेटा, 6 से में CCD2, CCH2 और JJAA तीन ही, जहाँ पे 2 आता है, CCD2, CCH2, AT, JJAA, J2A2। तो इस तरह से हम लोग याद कर लिए, तीन ही डिडक्शंस मिलते हैं। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑलवेज असेस्ड इन इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। नहीं, 5 एक्सेप्शंस है जहाँ पे प्रीवियस ईयर का इनकम पे प्रीवियस ईयर पे टैक्स लगता है, तो ये भी नहीं। तो बेटा ये भी नहीं, तो पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, पढ़ लो बेटा। अनएक्सप्लेन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट not satisfactory explained to assessing officer may be treated as income and tax accordingly। तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा। चलिए बेटा, और एक क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। मिस्टर आकाश 72 ईयर्स, बुजुर्ग लोगों को रेस्पेक्ट देना, अंडरलाइन करना। पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 52,000 बाई चेक। अरे भाई 50,000 ही मिलता, आपने इतना दे दिया। 4,000 कैश भूल जाओ अंडर मेडिकल स्कीम। The above sum paid insurance on his own health deductions। तो 4,000 मिलेगा नहीं, 50,000 का मैक्सिमम 50,000 ही मिलेगा। सो ये बड़ा आसान था। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर इन डेस्क्रिप्टिव पार्ट। डेस्क्रिप्टिव पार्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कशन किया गया है, क्लास में भी आप लोग को भी पता है सबको। आइए फिर भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यस, प्रॉब्लम 1, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम पे आ चुका है और आजकल देखा जाता है ना, कोई कोई क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं मास्टर प्रॉब्लम। सो आइए देखते हैं। जब मास्टर प्रॉब्लम भी आएगा ना, तो सिनेरियो बेस के तरह ही डील करना। जैसे एक नॉर्मल रीड कर लेना, जो आपको कुछ अटपटा इम्पॉर्टेंट लगे उसको मार्क कर लेना, फिर आप क्वेश्चन फिर से पढ़ना लास्ट में, लास्ट लाइन कवर करने के बाद, और उसके बाद अकॉर्डिंगली डिटेल में डिस्कशन करना है। एक बार नॉर्मल रीडिंग करना है। उस समय सॉल्यूशन के बारे में कुछ नहीं सोचना है माय डियर। मैं कोशिश करूंगा करीबन 10 क्वेश्चन मिनिमम मास्टर प्रॉब्लम्स मैं आपके जनवरी 26 एग्जाम के पहले रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं। आरटीपी एमटीपी तो रह गई, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आप जरूर से उसी स्ट्रैटेजी से जाना। सो स्टार्ट करते हैं। मिस्टर विश्वास, रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज 43 ईयर्स, कोई बड़ा बात नहीं है। प्रोफेशनल सर्विसेज पे है, इंटीरियर डेकोरेटर। इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द 31 मार्च, ये इनका इनकम एक्सपेंडिचर दिया है। कंसल्टेंसी 78 लाख, 50 लाख से ऊपर है। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स है, इंटरेस्ट ऑन एनएससी है, ये सब पीएल में डाल दिया गया है। एम्प्लॉयज़ रेमुनरेशन, ऑफिस, जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल, परचेज ऑफ फर्नीचर तो कभी माइनस ही नहीं होता है। और डेप्रिसिएशन तो इनका हिंदुस्तान पाकिस्तान का रिलेशनशिप है अलग से। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ भी पीजीबीपी का पार्ट नहीं है, सेविंग्स भी नहीं है, एनएससी भी नहीं है। नाउ द फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन फॉर 24-25, द एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉय रेमुनरेशन बेनिफिट, जो ये एम्प्लॉय रेमुनरेशन बेनिफिट है। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर 20,000 फॉर एम्प्लॉयज
revenue nature. The same was paid through account pay check. Payment of salary 25,000. आंसर के बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, गड़बड़ हो जाएगा. Payment 25,000 per month to Biswas sister-in-law in charge of accounts. Similar profile के लिए 20,000. Amount received by Biswas as employees contribution to employees provident fund Feb का 10,000 deposited after due date. Medical expenses 80,000. Income and expenditure treatment of father 72 years senior citizen and not covered under health insurance. Payment was made through account pay check. General expenses includes 25,000 Miss Angeline January 25 as commission for securing work from new client without TDS. Same question आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे. Written down value of depreciable assets 1st April 24 का, बुक्स का, कंप्यूटर्स का. न्यू फर्नीचर रिपेयरिंग इनकम एक्सपेंडिचर परचेज 31 अगस्त को पुट टू यूज सेम डे एंड पेमेंट वाज 29,000 इन कैश. ये जीरो हो जाएगा. 19,000 अकाउंट पे चेक. विश्वास परचेज अ कार 2 अप्रैल 23 लास्ट प्रीवियस ईयर में 335 पर्सनल यूज एंड 30 अप्रैल को ब्रॉट द कार फॉर प्रोफेशनल यूज फेयर मार्केट विल दिस. विश्वास कंट्रीब्यूशन 1 लाख पीपीएफ एंड ग्रॉस प्रोफेशनल रिसिप्ट लास्ट ईयर का प्रोफेशनल रिसिप्ट 52 लाख है. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इंडिविजुअल्स को ना टीडीएस में का कंप्लायंस तभी करना पड़ता है लास्ट ईयर अगर उनका टर्नओवर बेसिक लास्ट ईयर टर्नओवर बिजनेस का 1 करोड़ से ऊपर और प्रोफेशन का 50 लाख. तो यहाँ पे जहाँ पे टीडीएस का चक्कर है इनको कंप्लाई करना पड़ेगा. कंप्यूट टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी एज्यूमिंग ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट. बेटा आप प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हो, आखिरी लाइन तक अलर्ट रहना, अदरवाइज पूरा आखिरी बॉल में ना गुगली कर देगा, पूरा आपका मेहनत पे पानी फेर देगा. तो इन्होंने टोटल इनकम पूछा है, टैक्स लायबिलिटी पूछा है, शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम. सो अपने को टोटल इनकम जब सम्स करना होता है तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी देखेंगे. यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है. फिर इनकम फ्रॉम एचपी देखेंगे, यहाँ पे इनकम फ्रॉम एचपी नहीं है. नाउ इनकम फ्रॉम पीजीबीपी. तो पीजीबीपी में जो इनकम दिया रहेगा उससे 60,000 माइनस 20,000 माइनस 21,000 माइनस कर देंगे. इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ ये एग्जेम्प्ट है. सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट अदर सोर्सेस का है. एनएससी का इंटरेस्ट एक्रूड अदर सोर्सेस का है और इसको री इन्वेस्टेड भी मानते और एटीसी में डिडक्शन भी है. तो ये दोनों पीजीबीपी का नहीं है, अदर सोर्सेस का. सो 51,43,000 से माइनस 60 माइनस 20 माइनस 21 पहले करेंगे. सो ये देखिए लेस माइनस 60 माइनस 20 माइनस 21 ये कर देंगे. तो बेटा अपना क्लियर हो गया क्रेडिट साइड. अब डेबिट साइड में देखते इम्प्लॉइज रेमुनरेशन तो अलाउड है, इसका कोई एडजस्टमेंट है. इम्प्लॉइज रेमुनरेशन में फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस. सो बेटा आपको सिखाया गया था फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस बाय कंपनी ने किया है तो रेवेन्यू अलाउड है. कैपिटल 5 इंस्टॉलमेंट पे कंपनी ने किया है तो, बट इंडिविजुअल्स को नॉट अलाउड. तो ये 20,000 आपके पीएल में प्रॉफिट में माइनस हुआ था, प्लस हो जाएगा फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस नॉट अलाउड. इट्स अलाउड ओनली टू कंपनी. वेरी गुड. पेमेंट 25,000 पर मंथ टू मिस्टर विश्वास सिस्टर इन लॉ को दिया गया. सिमिलर काम के लिए 20,000 होता है. तो बेटा सिस्टर इन लॉ रिलेटेड पर्सन्स पे नहीं आती है. तो फिर ये ओके है, इसको लिए डिस अलाउड नहीं होगा. सिस्टर होती तो हो जाता. तो बेटा सैलरी सिस्टर इन लॉ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके है. नेक्स्ट, अब हमारा ये पॉइंट खत्म. ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओके है, ये सब ओके है. मेडिकल ऑफिस एक्सपेंसेस ओके ही है, सब कुछ ही ओके है. सिर्फ फर्नीचर डेप्रिसिएशन प्लस करना है, वो देख लेते पहले कैसे प्लस किया है, फिर आगे देखेंगे. सो डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया, फर्नीचर प्लस कर दिया, डेप्रिसिएशन बाद में माइनस करेंगे. तो बेटा यहाँ के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए. अब एडजस्टमेंट
अमाउंट रिसीव बाय विश्वास एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, जब एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ लेते हैं एक बार के लिए इनकम बन जाता है विद इन ड्यू डेट, नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख तक पे करने से एक्सपेंसेस। ये भाई साहब ने तो पैसा ले लिया 10,000 फेब में और फिर ड्यू डेट के बाद जमा किया, इन्होंने वैलेंटाइंस डे पे खर्चा कर दिया। तो इनकम टैक्स अंकल आपका इनकम 10,000 प्लस कर देंगे। 10,000 कहाँ प्लस किए, 10,000 कहाँ प्लस किए, 8 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 10,000। नाउ बेटा चलते हैं, ये भी हो गया। मेडिकल एक्सपेंसेस आई में दिख रहा है, वो पापा का मेडिकल एक्सपेंसेस है, तो ये तो पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया डिसअलाउड। बट 80D में सीनियर सिटीजन है पापा, इंश्योरेंस नहीं है, तो 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो पीजीबीपी बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे और आगे चलकर 80D, डी फॉर डॉक्टर 50,000 माइनस कर देंगे, मैक्सिमम 50,000 ही होता है। नेक्स्ट बेटा चलते 3 भी हो गया। 4 जनरल एक्सपेंसेस सम 25,000 टू मिस एंजेलिन विदाउट टीडीएस, विदाउट टीडीएस रहता है तो रेसिडेंट को देने से 30% डिसअलाउड, नॉन रेसिडेंट को देंगे तो 100%, तो ये 30% डिसअलाउड 7,500, यहाँ पे आपका इनकम में प्लस हो जाएगा 7,500। देखिए बेटा और एक बात ध्यान देंगे, एक एक पॉइंट राइट कीजिएगा, उस पे मार्क्स मिलता है। सो ये मास्टर क्वेश्चन से जीएसटी इनकम टैक्स में डरना नहीं, आप बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे, जितना भी करेंगे हर एक पॉइंट पे आपको मार्क्स मिलेगा। टोटल में 1-2 पॉइंट गलती हो गया, नो प्रॉब्लम, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। अभी टैक्स में किसको फुल मार्क्स मिलता है, इतना कम समय में इतना वास्ट सिलेबस, आपको 60-70 मिल जाता बहुत बड़ा बात है। इट्स इक्विवेलेंट टू 100 मार्क्स। मैं 25 साल से पढ़ाता हूँ, ये जो सिलेबस था इससे भी छोटा पहले 75 मार्क्स का होता था, अब सिलेबस भी बड़ा कर दिया 50 मार्क्स। बहुत ही आपके साथ डैश हो रहा है, तो इसलिए आपको कुछ भी मिल जाए बस खुश, 70-80 मिले मस्ती है, इट्स इक्विवेलेंट टू 100 ओनली, तो आपको टेंशन नहीं लेना। स्टेप मार्किंग पार्ट वाइज पार्ट मार्किंग होता है, टेंशन नहीं लेना। रिटन डाउन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स, अकाउंट्स वाला प्लस कर दिए, प्रोफेशनल बुक्स पे 40%, कंप्यूटर पे 40%, फर्नीचर, तो फर्नीचर 31 अगस्त को खरीदे हो, पुट टू यू सेम डे, 180 डेज से ज़्यादा वो ज़्यादा हो गया। सो द पेमेंट was made as under 29 cash 0, 19,000 पे 10%। सो बेटा एक डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट मिलेगा, डेप्रिसिएशन प्रोफेशनल बुक्स 40%, कंप्यूटर 40% एंड फर्नीचर पे ओनली 19, 10,000 से ऊपर रहता है अदर देन स्पेसिफाइड मोड पेमेंट करेंगे तो डेट बिकम्स 0, सो ओनली 19,000 ही माना जाएगा। नेक्स्ट बेटा और क्या पॉइंट है इसमें, एक और पॉइंट और सम खत्म। जरूर जरूर से ये सम प्रैक्टिस करके जाना, एग्जाम में आए कि नहीं आए पता नहीं, बट आपके दिमाग को बहुत ग्रोथ देख के जाएगा दोस्तों। लेट्स स्टार्ट आगे। विश्वास परचेज अ कार 2 अप्रैल 23-24 को कार खरीदा पर्सनल यूज के लिए, एंड 30 अप्रैल 24-25 में बिजनेस में यूज करने लगा प्रोफेशन। तो बेटा और इसका मार्केट वैल्यू 250। तो इसके लिए बताया गया था अगर बिल्डिंग प्राइवेट से बिजनेस में लाते हो प्रोफेशन तो नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करके अदर देन बिल्डिंग कुछ भी कार कंप्यूटर लाते हो तो आपका जो ओरिजिनल कॉस्ट ही कॉस्ट बन जाएगा और इस पे आपको डेप्रिसिएशन 15% आराम से मिलेगा। कॉस्ट विल बी 335 एंड उस पे आपको डेप्रिसिएशन का आनंद मिलेगा। एक्चुअल कॉस्ट विल बिकम कॉस्ट, बिल्डिंग लाते तो लास्ट ईयर का नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर लाना पड़ता, वही कॉस्ट बनता, सबको ये बात पता है। वेरी वेरी गुड, तो ये भी हो गया दोस्तों। वाव वाव, यहाँ तक सभी पॉइंट्स हो गए। अब चेक कर लेते ऊपर से कुछ बचा कि नहीं। वाव, पीजीबीपी डन। सो देखिए सब में टिक मार्क हो जाना चाहिए, सब में टिक मार्क हो गया।
एंड दिस इज योर PGBP। अब हमारे पास अदर सोर्सेज का इनकम था, सेविंग्स बैंक अकाउंट NSC, सेविंग्स बैंक अकाउंट NSC 41,000 आ गया। एंड क्रॉस टोटल इनकम डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से PPF में पैसा डाला था आपने, यहाँ पे लिखा है ATC और NSC वाला मिल जाएगा और ATD। तो ये आसान सम हो गया, बट जरूर से कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर से। ये 1,21,000 और ये 50,000 और सेविंग्स बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट है तो 10,000 का TTA टाटा डिडक्शंस है। अभी थोड़ा देर पहले TTB भी मिला था। तो ये इंटरेस्ट ना बेटा कॉमन पर्सन के लिए होता है, तो जरूर आपके एग्जाम में हो ही जाता है। नाउ दिस इज योर टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम। ये हमेशा राउंडेड करना, ₹10 पे अगर नहीं है तो यहाँ तो है ही, ठीक है। नाउ टैक्स कैलकुलेशन नॉर्मल स्कीम में तो आप सबको पता ही है, अप टू 250 नील, 250 टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, 10 लाख के ऊपर सीधा खून चूस लेता है 30%। और सिंस आपका इनकम 50 लाख से ऊपर है सरचार्ज लगेगा। और ये भी पता है कि 50 लाख से जस्ट ऊपर रहता है ना तो इनकम बढ़ता है थोड़ा सा और सरचार्ज बहुत बढ़ा देता है। सो देखो आपका इनकम 50 लाख से ऊपर 55,350 गया, बट सरचार्ज हो गया 132,911, तो बहुत बुरा हो गया। तो यहाँ पे आपको मार्जिनल रिलीफ मिलता है, मार्जिनल रिलीफ मिलेगा आपको। सो यहाँ पे ये आपका इनकम 55,350 और सरचार्ज हो गया 132,911, तो आपको रिलीफ मिलेगा। अभी वर्किंग नोट दिखाएंगे। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दिस इज टैक्स लायबिलिटी, इसको भी राउंडेड कर देना बेटा नियरेस्ट 10 पे। मार्जिनल रिलीफ के लिए देखिएगा आप लोग, टैक्स ऑन टोटल इनकम ये निकाले थे, आपको देखना है टैक्स ऑन 50 लैक्स, 50 लैक्स पे टैक्स निकालेंगे, सबको पता ही होगा, ये तो मेरे को पता है। इनकम एवो 50 लैक्स 55,350, तो आपको ना ये इतना ही टैक्स देना है 13,67,850, बट आपका टैक्स निकला 14,62,16, तो ये दोनों का डिफरेंस रिलीफ मिल जाएगा। लोग डरते हैं, सबके मन पे साइकोलॉजिकली डर रहता है, मास्टर सब पे एंड सीनेरियो बेस पे दिखता कितना कूलली अपने सोल्व किया। आप जरूर से सोल्व करना इन राइटिंग, और रैपिड रिवीजन बुक जो है वो पढ़िएगा एक बार सोल्व करने से पहले, उससे बहुत क्विकली वेरी फास्ट रिवीजन हो जाएगा। हमारी टेलीग्राम चैनल पे ऑडियो क्लिप भी डालते हैं अपने, सो डेट आपको सुन कर भी प्रोविजंस याद रहे। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वास्ट कर दिया इंस्टीट्यूट, आपके साथ थोड़ा सा प्रेशर वाला गेम खेल दिया, तो हम लोग हर एक एंगल से आपके साथ लगे रहते। रैपिड रिवीजन है, यूट्यूब पे रिवीजन है, ऑडियो क्लिप है, और क्लास में भी पढ़ाया जाता है कि अपना सारा एनर्जी झोंक देते कि आप पास तो हो जाओ, 60-70 तो मिल जाए। और ये क्वेश्चन बड़ा बहुत आसान है रेसिडेंशियल स्टेटस का, बट ये हॉट सम है, ये एग्जाम पे आ सकता है। मिस्टर निखिल इंडियन सिटीजन लिविंग इन दुबई, ही नेवर केम टू इंडिया फॉर सिंगल डे। तो बेटा इंडियन सिटीजन के लिए एक डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट है, सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट लाइबल फॉर टैक्स एनीवेयर और इनकम एक्सीड्स 15 लाख एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम। आप सबको याद होगा टैक्स हेवन कंट्री दुबई पे रहते हैं, नॉट लाइबल टू टैक्स देयर, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया है, नॉट लाइबल टू टैक्स एनीवेयर, और आपका टोटल इनकम एक्सीड्स 15 लाख एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम। ऐसे बोल सकते हैं इस 15 लाख में क्या देखेंगे, इंडियन इनकम देखेंगे, प्लस आउटसाइड इंडिया का इनकम भी देखेंगे, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, यहाँ पे आउटसाइड इंडिया का भी इनकम देखेंगे, फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ये सब जोड़ के 15 लाख प्लस, 15 लाख भी नहीं, नॉट 15 लाख, मोर देन 15 लाख, तो आप डीम्ड रेसिडेंट्स ऑलवेज आर इन वर्क। आइए देखते हैं, इंडियन सिटीजन तो है ही, दुबई तो नॉट टैक्सेबल, इनकम एक्रूड अराइज इन दुबई नॉट लाइबल टू टैक्स इन दुबई, तो टोटल इनकम में नहीं देखेंगे,
income accrue arise in India 5 lakh, deemed to accrue arise in India 8 lakh, income from Dubai, profession set up in India, outside India but profession set up in India, तो ये 23 lakhs हो गया, तो ये फंस गया डिटरमाइन रेसिडेंट स्टेटस एंड टैक्सेबल इनकम, ये बन जाएंगे डीम्ड रेसिडेंट, ये बन जाएंगे RNOR और इनका टैक्सेबल इनकम 23 lakhs. So Nikhil, Indian citizen, never came to India, it would be not resident. 6(1), he will become deemed resident. Total income excluding foreign income exceeds 50, not liable to tax, and his income 23 lakhs. Since fulfill above condition, deemed resident, RNOR, and income will be 23 lakhs. Question 2. What would be your answer if income arising in Dubai from profession set up India is 2 lakhs? ये 2 lakhs होगा तो 5, 8, 13, 2, 15, पूरा 15 लाख. नो, 15 लाख प्लस होने से मोदी जी फंसाएंगे, 15 lakhs पे नहीं. तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, रेसिडेंट स्टेटस फर्स्ट चैप्टर होता है आपका, 15 लाख प्लस से रहेगा तो ही होगा. तो यहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं किए, ही विल बिकम नॉन रेसिडेंट. income arising to 2 lakhs, so income will be 15 lakh, he would not be deemed resident. Non-resident, तो नॉन रेसिडेंट्स का ओनली इंडियन इनकम 13 lakhs टैक्सेबल. और बेटा व्हाट वुड बी आंसर इफ निखिल इज नॉट इन इंडियन सिटीजन, हिज पेरेंट्स वेर बॉर्न इन इंडिया, ये POI है. तो बेटा ये जो प्रोविजन था ये COI के लिए था, POI के लिए नहीं, तो भी यहाँ पे बन जाएंगे वो नॉन रेसिडेंट. तो ये आसान क्वेश्चन था, सबने पढ़ा होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना. तो मास्टर प्रॉब्लम भी सबने पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्रैक्टिस में रखिएगा नॉन रेसिडेंट. अब बेटा TDS का क्वेश्चन है 2B. TDS implication of following transactions, briefly explain, state the rate. प्रोविजन भी एक्सप्लेन करना है, state the rate, amount to be deducted, assuming deductees are resident having PAN, they have the duty to furnish. Okay, now Mira and Company LLP withdraw cash 40 lakhs 1st May, 35 lakhs 7 September, 55 lakh 28 Feb from bank. Mira and Company regular files return. बैंक से 1 CR से ऊपर निकालते हो तो 2%, तो बेटा ये 40 40 और ये 35 55 1.3 हो गया, तो 30 lakhs पे 2%, 60,000 TDS. मिस्टर अनिल एज 75 ईयर्स है, बुजुर्ग लोगों को रेस्पेक्ट देना, होल्ड्स 18% सेविंग बॉन्ड्स टैक्सेबल वाला, फेस वैल्यू 250, 7.75 सेविंग बॉन्ड्स और 350, ही रिसीव इंटरेस्ट. तो यहाँ पे इंटरेस्ट पे 10% लगता है, बट इन बॉन्ड्स पे 10,000 तक TDS 10,000 तक इंटरेस्ट रहेगा तो टैक्स फ्री है. तो देखते हैं 2,50,000 पे 8%, ये तो 20,000 है, और फिर 350 पे 7.7 27,125 है, तो यहाँ पे 10% TDS लगेगा. ये थोड़ा अनकॉमन आइटम डाल दिया है पेपर सेटर ने, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, आउट ऑफ ट्रैक है. नाउ क्वेश्चन 3A, ये 44 AE पे पूछा है इन्होंने. 44 AE पे मिस्टर सार्थक is in business of operating goods vehicle on 1st April 24 year following vehicles. Vehicle A 9,000 kg gross weight, date 23 पिछले साल, पुट टू यूज 24-25 में यूज करे चाहे ना करे सब तो आएगा ही, और एक 15,000 है, तो ये हैवी गुड्स व्हीकल हो जाएगा. 12,000 से ऊपर रहने से ये अदर देन ये अदर, ये 15,523, तो हमारा साल तो 24-25 पे बिंदास, और ये 4 अगस्त 23 में खरीदे थे. नो एज अंडर रिपेयर. सो बेटा जब हम लोग 44 ही फॉलो करते ना, सो ओन्ड वर्ड देखते, ओन्ड आप यूज किया कि नहीं किया वो देखते हैं. आइए आगे पढ़ लेते. तो 3 गाड़ी इधर 24-25 में सार्थक जी ने और खरीदा व्हीकल D 11,500, 20 अप्रैल को खरीदा, यूज किया 10 मई 24 से, और E 14,000 15 मई को खरीदा, यूज किया 18 मई. कंप्यूट इज इनकम अंडर 44 AE. 44 AE में
हेवी गुड्स व्हीकल, हेवी गुड्स व्हीकल वो होते हैं जिनका वेट 12,000 kg से ज़्यादा रहता है, वो हेवी गुड्स है। और अदर्स लाइट, अदर के लिए आसान था, 7,500 पर मंथ पर व्हीकल ओन्ड, ओन्ड तो आपका व्यूज के उससे मतलब भी ओन्ड। तो बेटा ये हैवी, ये अदर देन हैवी है, ये अदर देन हैवी ए सी एंड डी। तो पहले ए सी डी को सल्टाते हैं। ए पिछले साल खरीदा था तो इस साल पूरा एक साल का इनकम 7,500 इंटू 12। सी भी पिछले साल खरीदा था तो 12 इंटू 7,500। और डी इस साल खरीदा है, पुट टू यूज से मतलब नहीं है, आपने ओन्ड। मई से 11 मंथ्स का, अप्रैल से पूरा 12 मंथ्स का ही आ जाएगा बेटा ये। सो ये भी 12 मंथ्स का। अब हेवी गुड्स व्हीकल के लिए आप लोग को याद होगा 1,000 पर मंथ पर टन। तो ये 15 टन्स है तो 15,000 करके इनकम आएगा। ये 14,000 मतलब 14 टन्स है तो 14,000 करके इनकम आएगा। बी का तो साल भर का इनकम आएगा क्योंकि 23-24 में खरीदा था, अपन 24-25 में है, तो बी का साल भर का इनकम 15,000 है। तो 1,000 इंटू 5, 15,000 करके 15,000 इंटू 12, 1,80,000। और ई खरीदा था अप्रैल मई में, यूज नहीं देखना मई में, तो इसका 14,000 है, 14 टन्स है तो 14,000 करके इंटू 11 एंड दिस इज योर इनकम। ये बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा, सब पढ़े होंगे आप लोग, नो प्रॉब्लम। 3B अच्छा है, कैपिटल गेन अदर सोर्सेज वगैरह का है। Arjun entered into an agreement with Mr. Siddharth on 5th April for sale of plot 45 lakhs. Advance 15 lakh received account paid check on the date of agreement. Transfer took place 10 September को बेच दिया। The stamp duty authority fixes 49 lakhs, agreement के डेट 53 lakhs ट्रांसफर। बेटा एडवांस अगर स्पेसिफाइड मोड से एग्रीमेंट का डेट पे लिया तो एग्रीमेंट का डेट का एसडीबी ही लगेगा और ये वाला नहीं लगेगा सेल करने के लिए। मिस्टर सिद्धार्थ सब्सिक्वेंटली सोल्ड, वाह, अर्जुन ने सिद्धार्थ को बेचा, सिद्धार्थ ने मिस निशा को बेच दिया 55 lakhs में, एसडीबी 54। डिस्कस द इम्प्लीकेशन अराइजिंग टू मिस्टर अर्जुन, अर्जुन के लिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। सेल प्राइस हम लोग क्या देखेंगे बेटा, ऐसे तो सेल प्राइस 45 lakhs है, एसडीवी 49 lakhs लेना है, ये नहीं लेना है 49 lakhs। तो रियल एस्टेट आपको 50C में बताया गया था। एसडीवी अगर 110% ऑफ सेलिंग प्राइस हो जाता है, से ज़्यादा हो जाता है तो एसडीवी को ही मानेंगे। तो 45 lakhs का 110%, 45 लाख का 110% 49.5 होता है, 49.5। तो एस डी बी डज नॉट एक्सीड 110% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 45 lakhs ही सेलिंग प्राइस माना जाएगा। एस एस डी बी डज नॉट एक्सीड 110%, तो एक्चुअल कंसेशन 40 lakhs, फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसेशन कॉस्ट नहीं दिया तो खत्म। वाह, नेक्स्ट। और यहाँ पे प्रोविजन लिखा है बेटा, वो सब आपको पता ही है। सिद्धार्थ ने परचेज किया, जो परचेजर करता है, परचेज करता है ना कोई प्रॉपर्टी, तो परचेज करने से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हो सकता है, वो भी चेक करना है। तो आपने परचेज किया, कितना में परचेज किया, 45 lakhs में, ये सिद्धार्थ के लिए। और फिर एस डी वी देखेंगे 53 lakhs। कंफ्यूजन मत होना, एस डी वी आपने जब खरीदा तब देखा जाएगा। जो सेलर है उसके लिए डेट ऑफ एग्रीमेंट का देखते, अगर स्पेसिफाइड मोड से आया तो
और परचेजर के लिए जब खरीदा तब का, तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस अगर 10% ऑफ एसडीवी से ज़्यादा और 50,000 जो डिफरेंस है उससे हायर होगा तो अदर सोर्सेज आएगा। तो अच्छा से देखिएगा आप लोग। वेयर इवल प्रॉपर्टीज रिसीव्ड, ओके, एसडीवी, यहाँ भी एसडीवी क्या देखेंगे, एग्रीमेंट का डेट का देखेंगे। अगर वो स्पेसिफाइड मोड से था तो यहाँ भी एसडीवी 49 लाख ही देखना है, ध्यान देना। एसडीवी अगर चेंज होता है तो एग्रीमेंट का डेट का दोनों जगह वही देखना है, ये ध्यान रखना। इवल प्रॉपर्टी रिसीव फॉर इनएडिक्वेट कंसिडर डिफरेंस बिटवीन एसडीवी एंड एक्चुअल कंसिडरेशन एक्सीड्स हायर ऑफ 50,000 और 10% of consideration. When date of agreement registration, the SDB not equal on the date of agreement cannot be adopted. तो फिर 15 lakhs received by account pay check, SDB on applicable, difference does not exceed 4,50,000. तो सेम यहाँ पे डिफरेंस डज नॉट एक्सीड 4,50,000, ओनली 4 लाख है, तो आप लोग फंसेंगे नहीं। तो यहाँ पे अदर सोर्सेस नहीं आएगा। सो बेचने वाला भी नहीं फंसा और खरीदने वाला भी नहीं फंसा। ये पॉइंट आप लोग सारे पढ़े होंगे, टेंशन नहीं लेना है। 10% ऑफ 45 लाख 4,50,000 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए फंसेंगे नहीं। वो मेन पॉइंट है, एग्रीमेंट के डेट पे अकाउंट पे चेक वगैरह से लेना चाहिए, अदरवाइज फंस जाता। नाउ अब इन्होंने ये प्रॉपर्टी बेच दिया निशा को, अभी अभी खरीदा था सितंबर में, मार्च में बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। कितना में बेचा देखिए, 55 लाख में, और स्टैम्प अथॉरिटी ने 54 लाख, तो फिर 110% देखेंगे तो एसडीबी तो कम ही वैल्यू दिखा दिया। तो सेल प्राइस 55 लाख होगा, 45 पे खरीदा 10 लाख। बेटा ये क्वेश्चन भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर जरूर से देखना। 3B नाउ 4A सेट ऑफ का समय, सेट ऑफ का कंप्यूट जीटीआई ऑफ नीरज अंडर नॉर्मल प्रोविजन। बेटा ये जरूर से देखना, यहाँ नजर हटी दुर्घटना घटी, सो आइटम एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड, ये भी देखना। कभी कभी लोग ओनली सेटअप कर देते, कैरी फॉरवर्ड के बारे में नहीं लिखते, पूछा है तो कैरी फॉरवर्ड भी लिखना है। अप टू विच सच लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड, वाओ, और कब तक कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे ये भी लिखा है। यहाँ तो पेपर सेटर ने पूरा अपना एनर्जी झोंक दिया। लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस ऑफ PQR, तो लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस से सेटअप होता है। तो जब आप लोग करेंगे यहाँ पे देखेंगे इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 25, लॉस 12, तो सेटअप हो गया, पहला पॉइंट खत्म। नाउ लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD, स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेटअप होता है। यहाँ पे स्पेसिफाइड बिजनेस कुछ दिखा नहीं, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, ये सैलरी पे आ जाएगा, इसमें तो लॉस होता ही नहीं है। लॉस फ्रॉम HP, HP का लॉस नॉर्मल स्कीम पे दूसरे हेड से सेटअप हो जाता है, PGBP छोड़ के मैक्सिमम 2 लाख, तो आप HP का 2 लाख लॉस सेटअप कर सकते हैं, एंड 20,000 विल बी कैरी फॉरवर्ड, 8 साल तक चलता है। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग, ये PGBP है। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग PGBP 2,80,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ लैंड CG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,05,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस STT नॉट पेड, सेट ऑफ करेंगे। लॉन्ग टर्म लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स STT पेड, ये सब सेटअप हो जाएगा 2,05,000 से 85 1,10,000। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी है, ये भी सेटअप कर सकते हैं, बट शायद आपके पास 2,05,000 से 85 10,000 ही बचा, तो जीरो हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। आइए
ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेटअप कर सकते और 4 साल ही। तो ये स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट 13 था, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस सेटअप कर दिए, ये बाकी का खत्म हो गया, जीरो बन गया। बट ये लॉस था 18,000, 21, 22 का है, तो अपना देखेंगे 4 साल तक ही चलेगा। 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26 ये लास्ट ईयर ही रहेगा, अदरवाइज लैप्स्ड ही हो जाएगा। बैलेंस लॉस विल बी लैप्स्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना बात ध्यान पे नहीं रहता है, ये आखिरी साल था लैप्स्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस 20-21 का 8 साल तक, तो 20 ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ बिजनेस, तो ये माइनस कर सकते हैं 12,000, 8 साल के अंदर ही है, माइनस कर देंगे करेंट प्रॉफिट से। एंड द लास्ट पॉइंट, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इनडेफिनिट पीरियड तक कर सकते, तो इसको भी हम लोग अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आप किसी से भी सेटअप कर सकते सैलरी छोड़ के, और कैजुअल इनकम से कोई लॉस सेटअप नहीं होता, याद रखना। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देंगे। सो ये आपका इनकम आ गया। आइटम्स एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड एचपी का 20,000, 8 साल तक चलेगा। स्पेसिफाइड बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड तक चलेगा। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी 8 साल तक चलेगा। आसान क्वेश्चन था, बस एक प्रैक्टिस चाहिए दोस्तों। राजीव ओइंग अ सर्टेन अनअवॉइडेबल ओइंग टू सर्कमस्टेंसेस कुड नॉट फाइल रिटर्न विद इन ड्यू डेट, रिटर्न ड्यू डेट के अंदर नहीं भरे तो बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। कैन यू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम आफ्टर एक्सपायर, जी हाँ जी। इफ येस व्हाट शुड बी द लास्ट डेट, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉट फाइलिंग, तो रिटर्न ड्यू डेट के बाद भी भर सकते हैं। बिफोर 3 months प्रायर टू एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर के कंप्लीट, असेसमेंट ईयर जब कंप्लीट होगा उसके 31 दिसंबर तक, और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। लास्ट डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ असेसमेंट ईयर 25, 26, 31 दिसंबर 25। तो अभी तो नवंबर ही चल रहा है, अगर रिटर्न नहीं भरे तो भैया जाके फटाफट भर लेना, उसके बाद नहीं सकेंगे। एंड कंसिक्वेंस तो भैया सर फोड़ देते, बहुत सारे लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, ओनली एचपी का लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, एचपी का लॉसेस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, बाकी का कोई भी लॉस मोए मोए गया। इंटरेस्ट 234A में लगेगा, लेट फी के लिए आपको देना पड़ेगा 5,000, इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं है तो 1,000 ही रहेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, दैट्स इट। सो ऑलमोस्ट 1 घंटा में विद डिटेल डिस्कशन कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये पैन रिलेटेड क्वेश्चन है। मिस्टर मृदुल हैज अंडरटेकिंग सर्टेन ट्रांजेक्शंस फॉर 24, 25 listed below. You are required to identify transactions quoting PAN is mandatory. PAN कहाँ कहाँ पे चाहिए। पेमेंट 95,000 टुवर्ड एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे लिमिट 1 लाख था, पैन नहीं चाहिए। म्यूचुअल फंड्स का लिमिट 50,000 था, पैन चाहिए। एप्लीकेशन क्रेडिट कार्ड के लिए पैन चाहिए। 1,50,000 ट्रैवल एजेंट को कैश में दिए, 50,000 से ऊपर पैन चाहिए, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। दैट्स इट दोस्तों, आप लोग जरूर से जीएसटी का भी और इनकम टैक्स का भी रैपिड रिवीजन बुक रेफर कीजिएगा, और 1 शॉर्ट रिवीजन भी आप लोग जरूर से एक बार देखिएगा। एंड टॉप ऑफ दैट मास्टर क्वेश्चंस आईटीसी और इनकम टैक्स विद सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज भी एग्जाम के पहले लाने वाला हूँ। जब भी घर में आराम से पढ़ाई करने बैठिएगा, उसको खोल के, वीडियो खोल के मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, उसी वही स्ट्रैटेजी से जिस तरह से मैं करूँगा। श्योर है कि एमसीक्यूज और मास्टर प्रॉब्लम आपको तकलीफ नहीं देने वाला है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।